वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय पार्ट एवं सीपीएम के अंतर्गत ढील की अवधि के परिकलन पर एक व्यावहारिक प्रश्न की चर्चा करूंगा। तो आइए अपन देखें। एक उदाहरण आपके समक्ष दिया हुआ है कि निम्न चित्र के आधार पर प्रत्येक क्रिया की ढील की अवधि का परिकलन कीजिए। देखिए, चूंकि हमारे पास समय कम है और इस दृष्टि से यहाँ हमने विस्तृत उदाहरण नहीं दिया है, बल्कि पूर्व में ही एक व्याख्यान में दिए हुए उदाहरण को ही हमने यहाँ लिया है। चूँकि जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ढील की अवधि परिकलन करनी है, तो कुछ क्रियाएं उसकी कॉमन है। सबसे पहले आप उसका तंत्र चित्र बनाएंगे। तंत्र चित्र के बाद आप चित्र पे ई और एल का परिकलन करेंगे और देन उसके बाद फिर ढील की अवधि की बात शुरू होगी। तो चूंकि अब हमारे पास समय अभाव के कारण हमने इसमें ये मानते हुए उस पूर्व क्वेश्चन के चित्र को ही हमने इसको आधार बनाया है कि भाई आपने तंत्र चित्र बना लिया, ई और एल का परिकलन कर लिया, अब हम बात करते हैं ढील की अवधि का परिकलन अपन कैसे करेंगे। तो ये चित्र आपके समक्ष है जिसमें हर एक घटना के ई और एल का परिकलन दिया हुआ, ई और एल की गणना करके दे रखी है और प्रत्येक क्रिया का नाम, उसके नीचे उसकी अवधि दे रखी है। और क्रिया को आई जे के नोड के माध्यम से पढ़ना चाहें तो हर एक क्रिया के जो जहाँ से क्रिया शुरू हो रही है उसका वो आई पर आई नोड कहलाता है, जहाँ क्रिया समाप्त हो रही है उसका वो जे नोड कहलाता है। तो देखें आगे। जब हमें किसी प्रश्न में ढील की अवधि का परिकलन करना है तो ढील की अवधि के परिकलन के लिए एक इस तरह की तालिका अपन बना लें। इस तालिका के कॉलम आप देखें। पहले दो कॉलम क्वेश्चन फिगर के ही कॉलम सामान्यतः होते हैं अगर इस रूप में क्वेश्चन दिया है तो। पहले में क्रिया है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में उस क्रिया की अवधि। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्रियाएं दे रखी 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 10, 4 से 5, 4 से 8, 5 से 6, ठीक है, और ये अवधि दे रखी है। इसके बाद दो कॉलम अगले, तीसरा और चौथा कॉलम, ये कॉलम है प्रारंभ होने के, और प्रारंभ होने के भी दो कॉलम हमने भाग कर रखे हैं। ये तीसरे को तो बना दिया शीघ्र, ये हो गया शीघ्र प्रारंभ, और चौथा विलंबित, यानी ये हुआ विलंबित प्रारंभ। इसी तरीके से अगले दो कॉलम पांचवां और छठवां ये समापन से संबंधित है। तो पांचवां है शीघ्र समापन और छठवां है विलंबित समापन। देन 7 कॉलम संख्या 7, 8 और 9, ये तीन कॉलम जो हैं वह ढील की अवधि के परिकलन के लिए हैं। और ढील की अवधि जैसा भी आपको थ्योरी में पढ़ाया था, कैलकुलेशन के लिहाज से 3 प्रकार की ढील की गणना की जाती है। और वो ढील है कुल ढील, टोटल फ्लोट, टी से इसको अभिव्यक्त किया है। दूसरा है अबाध ढील, ढील की अबाध अवधि, उसको संक्षेप में फ्री फ्लोट कहा था, तो हमने उसको केवल एफ सिंबल से दर्शाया है। एक थी स्वतंत्र ढील की अवधि, इंडिपेंडेंट फ्लोट, जिसको हमने यहाँ पर आई से दर्शाया है। और ये कॉलम है ढील की अवधि के कॉलम है 7, 8 और 9। अब प्रश्न आता है कि हमने चित्र बना लिया, हमने अवधियों के आधार पर, क्रियाओं की अवधियों के आधार पर प्रत्येक घटना के ई और एल का परिकलन कर लिया, और यहाँ चित्र में आपको परिकलित दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि उस चित्र में देख करके सावधानी से ये जो विलंबित, जो शीघ्र प्रारंभ समय है, पहले कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 की पूर्ति करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आप अपना चित्र देखें, जब आप सॉल्यूशन करें, जब आप इस क्वेश्चन को देखें, तो आपको जो चित्र आपको दिया था उस चित्र को जो है वह आप अपने एक बार बना लें और बना करके अपने हाथ पर रख लें, अपने साथ रख लें, जिससे आपको समझ में आए। चित्र में पहली क्रिया थी 1 से 2, ए एक्टिविटी, जिसकी अवधि थी आपके 30 दिन। अब 1 से 2 जो है वह अब 30 दिन की है। हम उसका तो क्रिया का जे नोड जो है वो तो है 2 और आई नोड है 1। तो ये जो क्रिया आपके सामने 1 से 2 दिख रखी है, इसका आई नोड है 1 और जे नोड है 2। तो उसके आई नोड के सी प्रारंभ का जो ई है, अर्ली स्टार्ट टाइम है, वह शीघ्र प्रारंभ समय है।
तो कहने का मतलब ये 0 क्यों होगा कि ये दोनों क्रिया जो है 1 से 2 और 1 से 3, इनका आई नोड दोनों का एक ही है। ये दोनों ही क्रियाएं पहली घटना से शुरू हो रही हैं, तो इसलिए पहली घटना आई जो नोड है उसका जो ई है वह शीघ्र प्रारंभ समय होगा। यानी किसी भी क्रिया के आई नोड पर स्थित, किसी भी क्रिया के आई नोड पर स्थित जो ई है वह उस क्रिया का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा, और उस क्रिया के जे नोड पर स्थित जो एल है वह उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम, विलंबित समापन समय होगा। तो पहले हम इसके आई नोड पर स्थित अर्ली ई को हम लिख रहे हैं। तो पहले दोनों रो में एक एक है और एक का ई हुआ 0, तो 0 0 आ जाएगा। तीसरी रो 2 से 4 का आई नोड है 2 और दूसरे नोड पर E2 का मान है 30, तो हमने 30 लिख दिया। फिर अगली रो में हमने तीसरी 3 से 4 और 3 से 10, तो 3 से 4 और 3 से 10 क्रियाओं के आई नोड दोनों के कॉमन 3 है, तो यानी तीसरा नोड पर जो E3 का मान है वह है आपका 7, तो लिहाजा इन दोनों रो में आपका 7 7 आ जाएगा। इसके बाद अगला दो जो क्रियाएं हैं 4 से 5 और 4 से 8, इन दोनों के भी आई नोड 4 ही हैं, 4 हैं। लिहाजा चित्र में आप देखें E4 और E4 जो है वह आपका 40 दिन है, तो लिहाजा इन 4 से 5 और 4 से 8 में जो तीसरे कॉलम की एंट्री है वो 40 दिन आ जाएगी आपके। इसके बाद फिर आप जब चलेंगे 5 से 6 का आई नोड 5 है, तो E5, और E5 चित्र में देखें तो उस पर अवधि है आपकी 54 दिन। फिर है 6 से 7, उसका आई नोड है 6, तो E6 का मान है 64 दिन, यहाँ आ जाएगा। फिर है 7 से 8 और 7 से 9, 7 से 8 और 7 से 9 में आई नोड दोनों का 7 कॉमन है, और 7 पर जो अवधि है वह आपकी 71 दिन है। E7 जो है तो 71 दिन हो जाएगा। फिर आया आपका 8 से 9 और 8 से 10, तो E8 जो है दोनों का आई नोड 8 है, तो E8 की वैल्यू भी 71 दिन हो जाएगी। फिर 9वें नोड पर E9 जो है वह आपका 83 दिन है, और 10 से 11 का E है 10, तो E10 जो है वो आपका 71 दिन है। तो कहने का आशय यह है कि चित्र में प्रत्येक क्रिया के आई नोड पर जो भी संख्या है, जो भी उसके ई की वैल्यू है, वह आप तीसरे कॉलम में लिख देंगे क्रिया को देखकर उसके नोड के आधार पर शीघ्र प्रारंभ समय। अब बात आती है शीघ्र समापन समय, लेटेस्ट अलाउेबल, लेटेस्ट फिनिश टाइम। और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, उसी क्रिया, जैसे क्रिया पहली क्रिया है 1 से 2 का जे नोड जो है, उस जे नोड है इसका 2, और दूसरे नोड पर जो एल की वैल्यू है, तो आप अपना चित्र देखेंगे, उस चित्र में दूसरे नोड पर एल की वैल्यू आपको 30 दी हुई है, तो लिहाजा यहाँ पर 30 हो जाएगा। अगली क्रिया है 1 से 3 का जे नोड है 3, तो तीसरे नोड पर जो एल की वैल्यू है वो 1 से 3 का एल होगा, और इसको दिखाएंगे 6वें कॉलम में, विलंबित समापन का जो कॉलम है 6वें नोड पर, उस पर दिखा देंगे। तो तीसरे नोड पर भी एल की वैल्यू जो आप देखेंगे 40 है, और चौथे नोड पर भी 40 है, तो लिहाजा 1 से 3 का जे नोड 3, इसकी लेटेस्ट वैल्यू हो गई 40 दिन। 2 से 4, 3 से 4 का भी जे नोड 40, जे नोड 4 है, और 4 पर भी एल की वैल्यू 40 है। फिर आप आगे चलेंगे, इसके बाद फिर बात आती है 3 से 10। अब 3 से 10 का जे नोड है 10, तो 10वें नोड पर एल की वैल्यू आपकी 83 दिन है, वो 83 आ जाएगा। 4 से 5 का जे नोड 5 पर एल की वैल्यू, चित्र को आप देखते चलें, लिखते चलें, 54 दिन। 4 से 8 का जे नोड है 8 में नोड पर एल की वैल्यू 71 दिन। 5 से 6 का जे नोड 6 पर एल की वैल्यू 64 दिन। 6 से 7 का जे नोड है 7 पर E7 की वैल्यू, L7 की वैल्यू 71 दिन। 7 से 8 का जे नोड है आपका 8, तो L8 जो है वह 71 दिन। 7 से 9 और 8 से 9 का जो जे नोड है वो 9, तो L9 की वैल्यू 83। 8 से 10 का जे नोड है 10, तो L10 की वैल्यू 83। 9 से 11 और 10 से 11 का
जे नोड है 11, तो लिहाजा एल 11 की वैल्यू 98। तो कहने का मतलब चित्र में जो ई और एल आपने निकाले, उन ई को हर एक क्रिया के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है ई, उसको तो आप क्रिया के आई नोड के आधार पर लिख दें, और लेटेस्ट अलाउेबल या फिनिश टाइम जो है उस क्रिया के जे नोड पर आप इस तरीके से छठवें कॉलम में आप लिख देंगे। आगे की गणना देखिए। पहला दूसरा कॉलम क्वेश्चन में सामान्यतः दिया होता है, तीसरा कॉलम, छठा कॉलम अभी पिछली वाली सारणी में जो है वो हमने आपको बताया कैसे लिखना है। अब यहाँ हमने लिखा चौथा कॉलम, लेटेस्ट स्टार्ट, विलंबित प्रारंभ समय। और इस चौथे कॉलम की गणना का आधार हमने चित्र में दिखा रखा है आपको कि भाई छठवें कॉलम 6 - 2 का मतलब है छठवें कॉलम में है किसी भी क्रिया का जो विलंबित समापन समय है, उस विलंबित समापन समय में से उस क्रिया की अवधि अगर आप घटा दें तो वह उसका विलंबित प्रारंभ समय आएगा। तो 1 से 2 क्रिया, जो पहली रो है 1 से 2 क्रिया है, उस क्रिया की अवधि है 30 दिन, जो दूसरे कॉलम में दिखा रखी है। इस क्रिया का विलंबित समापन समय है वो है छठवें कॉलम में 30 दिन, और विलंबित समापन समय 30 में से क्रिया की अवधि 30 घटा दी, 6 - 2 किया तो 30 - 30 बराबर ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला जो क्रिया है वो 1 से 3, इसका विलंबित समापन समय में जो है वो 40 दिन, और क्रिया अवधि है आपके 7 दिन, तो 40 में से 7 जाएगा तो विलंबित प्रारंभ समय होगा 33 दिन। तो अगली क्रिया 2 से 4 का विलंबित समापन समय जो है वो 40 दिन, क्रिया की अवधि है 10 दिन, तो इसका विलंबित प्रारंभ समय 30 दिन। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अगली क्रिया 40 में से 0 जाएगा, चूंकि ये डमी एक्टिविटी होगी निश्चित रूप से, 40 में से 0 जाएगा 40 दिन। अगले में 83 में से 30 जाएगा 53 दिन। 54 में से 4 से 5 एक्टिविटी का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो 54 दिन, क्रिया की अवधि 14 घटाएं 40 दिन। 71 में से 21 जाएगा 50 दिन। 64 में से 10 जाएगा 54 दिन। 71 में से 7 जाएगा 64 दिन। देन 71 में से 0 जाएगा 71 दिन। 83 में से 7 जाएगा 76 दिन। 83 में से 12 जाएगा 71 दिन। 83 में से 0 जाएगा 83 दिन। 98 में से 15 तो 83, और 98 में से 15 तो 83। तो इस तरीके से हमने हर एक क्रिया का चौथा कॉलम विलंबित प्रारंभ समय लिखा, ज्ञात किया। अर्थात पुनः समझ लें, विलंबित समापन समय में से उस क्रिया की अवधि घटा दें तो उस क्रिया का विलंबित प्रारंभ समय आ जाएगा। अब हम आगे बात करें। देखिए, अब पांचवा कॉलम, पहला दूसरा क्वेश्चन फिगर से, तीसरा और छठा चित्र की सहायता से, चौथे की गणना इससे पिछली टेबल में देख ली। अब हम बात कर रहे हैं पांचवें की गणना। वैसे पांचवें कॉलम को निकालना आसान है, लिखा है शीघ्र समापन। भाई शीघ्र प्रारंभ जो है उस क्रिया का वो तीसरे कॉलम में दिया हुआ है। तो किसी भी क्रिया जो है उसके शीघ्र प्रारंभ समय में अगर उस क्रिया की अवधि जोड़ दें तो वही उसका शीघ्र समापन आ जाएगा। इसलिए सीधा संक्षेप में 2 + 3 यानी दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम की प्रविष्टियों का योग। तो ये पहली क्रिया 1 से 2 का शीघ्र प्रारंभ समय 0 में 30 जोड़ेंगे तो 30 दिन आ जाएगा पांचवें कॉलम में। दूसरी क्रिया 1 से 3 का शीघ्र प्रारंभ समय 0 + 7 = 7 दिन। 30 + 10 = 40 दिन। 0 + 7 = 7 दिन। 30 + 7 = 37 दिन। 14 + 40 = 54 दिन। और 21, 40, 61, 10, 54, 64, 7, 64, 71, 0, 71, 71, 7, 71 का योग 78, 12 और 71 का योग 83, और 0, 71 का योग 71, 5, 15 और 83 का योग 98, और 15, 71 का योग 86। इस तरीके से यह आपका कॉलम पूर्ति हो गई। 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 तक के कॉलम आपके सारे जो है वो आपने परिकलित कर लिए, गणना कर ली। अब जो आगे की बात वो कह रहे हैं अब उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात आती है टोटल फ्लोट।
टोटल फ्लोट इस सारणी के बाद में बहुत आसान है। टोटल फ्लोट का 2 सूत्र आपको वहाँ बताए थे कि भाई LS माइनस ES यानी लेटेस्ट स्टार्ट, तो लेटेस्ट स्टार्ट विलंबित प्रारंभ का कॉलम है 4 और अर्ली स्टार्ट का कॉलम है 3, तो 4 माइनस 3 कर लें। तो आप साथ में कॉलम में देखेंगे तो फॉर्मूले कॉलम वाइज लिखे हुए हैं कि 6 माइनस 5 या 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कर लें, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट कर लें, या लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश कर लें, विलंबित समापन माइनस शीघ्र समापन आप कर लें। तो 5 6 माइनस 5, तो इन दोनों का अंतर या तो 3 4 का अंतर या 5 6 का अंतर जो है वो हमने निकाला। तो 30 में से 30 गया 0, चूँकि बगल के ही 2 कॉलम पर ले लेते हैं, एक ही बगल में हमें लिखना है, तो लिहाजा चूँकि पीछे के कॉलम में गलती से भी अगर हमसे त्रुटि हो गई, उंगली गलत रख गई या ध्यान में गलत हो गया तो गलत हो सकता है। तो बेटर यही है कि 7वें कॉलम के जस्ट अटैच 5वें और 6ठे कॉलम है, इन दोनों का अंतर आप निकाल के 7वें में लिख दीजिए। 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 7 33, 40 माइनस 40 0, 40 माइनस 7 33, 83 माइनस 37 बराबर 46, 54 माइनस 54 बराबर 0, 61 माइनस 71 10, 64 64 10 0, 71 71 0, 71 71 0, 83 78 का 5 अंतर, 83 83 0, 83 माइनस 71 करेंगे 12, 98 माइनस 98 0 और 98 माइनस 86 बराबर 12। इस तरीके से ये हमारा कुल फ्लोट आ गया। अब बात आती है फ्री फ्लोट की। अब फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे? 8वें कॉलम की प्रविष्टि की पूर्ति अपने को करनी है, तो उसके लिए मैंने कहा सूत्र आपको बताया था कि भाई किसी अर्थ भी बता चुके हैं, अब केवल गणना का पार्ट अपन देख रहे हैं। किसी भी क्रिया के टोटल फ्लोट में से उस क्रिया के जे नोड पर स्थित ई और एल का अंतर। तो पहली क्रिया है 1 से 2, 1 से 2 का जे नोड है आपका 2, और दूसरे नोड पर अगर आप चित्र को देखेंगे तो दूसरे नोड पर ई और एल का अंतर है 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। दूसरी बात, अगली क्रिया 1 से 3, इसका टोटल फ्लोट है 33 दिन। अब इसका जे नोड है 1 से 3 का 3, तो तीसरे नोड पर जो ई और एल है, ई है 7 दिन और एल है आपका 40 दिन। चित्र को देखें, मैं बोल रहा हूँ उससे मैच कर लें। तो 4 माइनस 4, 40 माइनस 7 करेंगे तो 33, तो ई और एल का अंतर को इसके टोटल फ्लोट में से घटाना है, तो 33 माइनस 33 किया तो बराबर 0। इसके बाद अगली क्रिया 2 से 4 का जे नोड है 4, 4 का ई और एल दोनों 40 40 है, लिहाजा 0, तो 0 में से 0 जाएगा 0। इसके बाद 3 से 4, 3 से 4 का टोटल फ्लोट है आपका 33 दिन, 3 से 4 का टोटल फ्लोट है 33 दिन, और 3 से 4 का जे नोड है 4 का अंतर है 0, तो 33 में से 0 जाएगा, तो इसका फ्री फ्लोट आपका जो है वह 33 दिन ही आएगा। फिर आगे आप देखें, 4 से 5 का जे नोड है 5, इसका टोटल फ्लोट है 3 से 10 3 से 10 का टोटल फ्लोट है आपका 46 दिन, और 3 से 10 का जे नोड है 10, और 10वें नोड पर ई और एल का अंतर है 71 और 83 का अंतर आएगा 12, तो 46 में से 12 जब आप जाएंगे तो आपके रहेंगे ये 34। फिर आपका 4 से 5 0 है, 5वें नोड का अंतर भी 0 माइनस 0 0। फिर 4 से 8, 4 से 8 का टोटल फ्लोट आपका 10 दिन, और 8वें नोड का ई और एल का अंतर 0, तो 10 माइनस 0 बराबर 10 दिन। 5 से 6 0, तो 6 से 7 0, 7 से 8 0। और एक चीज़ और, जैसा मैंने आपको कहा कि यदि किसी घटना का कोई फ्लोट 0 है तो आगे के फ्लोट भी उसके 0 होंगे, तो इसलिए हम सीधे सीधे इनकी एंट्री पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 7 से 9 का टोटल फ्लोट 5 दिन, और 9वें नोड के ई और एल का अंतर है 0, तो 5 माइनस 0 बराबर 5। और उसके अगले 8 से 9 में 0 माइनस 0 बराबर 0। 8 से 10 का जे नोड है 10, और टोटल फ्लोट है 12 दिन, और 10वें नोड पर ई और एल है 71 और 83, तो अंतर हुआ 12, 12 माइनस 12 जाएगा तो 0। फिर 9 से 11 का 0 में से 0 जाएगा बराबर, और 10 से 11 का जे नोड है 11, 12 दिन है, और ई और एल का अंतर 11वें नोड पर ई और एल का अंतर है 0, तो 12 माइनस 0 बराबर 12 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये फ्री फ्लोट हमने यहाँ लिखा। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट की। इंडिपेंडेंट फ्लोट की गणना जब हम करें तो ध्यान रखें कि भाई जिनका फ्री फ्लोट 0 है तो उनका, जब फ्री फ्लोट ही नहीं तो इंडिपेंडेंट फ्लोट तो होगा नहीं।
तो लिहाजा हम जिनके फ्री फ्लोट जीरो उन सबको 0 0 लिख करके, क्योंकि होगा भी तो माइनस होगा और माइनस वाले को भी अपने को खाता 0 मानना है, तो लिहाजा ये 3 रो हमने पूरी कर ली। अपन बात करते हैं 3 से 4 क्रिया की। 3 से 4 क्रिया का फ्री फ्लोट है 33 दिन। अब फ्री फ्लोट में से इस क्रिया के आई नोड के ई और एल का अंतर जो है वह आपको घटाना है, तब आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट आएगा। और आई नोड जो है 3 से 4 का वो है 3, तो 3 पर है 7 और 40, 3 पर है आपका 7 और 40, तो 7 और 40 का अंतर है आपका 33, और 33 में से 33 जाएगा तो इसका इंडिपेंडेंट फ्लोट यानी 9वें कॉलम की एंट्री कर रहे हैं वो 0 हो जाएगी। फिर बात आई, अगला है 3 से 10, इसका फ्री फ्लोट है 34 और इसका भी आई नोड 3 ही है, तो लिहाजा तीसरे नोड के ई और एल का अंतर आया 33, 34 में से 33 जाएगा, यह रह जाएगा 1 दिन। फिर आप चलें 0 वाले को 0 लिख दें। फिर 4 से 8 का टोटल फ्लोट 10 दिन, फ्री फ्लोट 10 दिन। अब इसके आई नोड है 4, 4 पर ई और एल का अंतर है 0, तो 10 में से 0 जाएगा, तो यह आपका फिर 10 ही रहेगा। अगले दोनों रो जो है 0 0 है, तीनों रो जो है 0 0 वाले एडजस्ट कर देंगे अपन, ठीक है। इसके आगे अपन चलते हैं, तो देखिए 7 से 9 का फ्री फ्लोट 5 दिन, आई नोड है 7, और 7वां जो इसका आई नोड है, तो 7वें नोड का E7 और L7 71 दिन, तो अंतर आया 0, 5 में से 0 जाएगा 5 दिन। अगली तीनों रो में 0 0 आ जाएगा। फिर लास्ट आया 10 से 11, इसका टोटल फ्लोट 12 दिन, फ्री फ्लोट 12 दिन। अब इसका आई नोड है 10, और 10वें नोड पर 71 और 83 ई और एल का अंतर हुआ 12, 12 में से 12 जाएगा, तो ये आपका 0। इस तरीके से जो है यह आपका टोटल फ्लोट आपका, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है चरम पथ की, कि भाई चरम पथ क्या होगा, चरम पथ की भी हमें गणना करनी है। तो जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया था कि भाई किसी भी तंत्र चित्र में ऐसी सारी घटनाएं जिनके ई और एल के मान बराबर हैं, वही सारी उन घटनाओं से होकर गुजरने वाली जो क्रियाएं हैं, उनसे संबंधित क्रियाएं जो हैं, वही क्रियाएं तंत्र चित्र की क्रियाएं कहलाएंगी, और विभिन्न घटनाओं से होकर गुजरने वाला पथ ही आपका तंत्र जो है चरम पथ कहलाएगा। और चरम पथ में आने वाली क्रियाओं की अवधि जो है वो आपकी चरम पथ की अवधि होगी। तो यहाँ चरम पथ होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 11, और इन सारी क्रियाओं को जोड़ देंगे इनकी अवधि को, तो इसकी अवधि हो जाएगी 98 दिन। वहाँ हमने कुछ स्टार आपके सामने लगाए थे, 2-3 स्टार, इनका मीनिंग समझ लें कि वह अवधि जिससे पहले स्टार, वह अवधि संबंधित क्रिया के प्रारंभिक समय को अगर विलंबित कर दिया जाए तो परियोजना की समापन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कुल ढील की अवधि का भयभाग जिसके अंतर्गत संबंधित क्रिया विलंबित की जाती है, तो उस क्रिया की उत्तरवर्ती क्रियाओं की शीघ्र प्रारंभ समय पर, यानी कुल मिलाकर के यह पुनः हमने लास्ट में तीनों प्रकार की ढील का एक तरीके से वापस पुनः उनको परिभाषित कर दिया है फिगर के साथ में। आप जा करके चित्र पे उन चीज़ों को देख करके उसको समझ और अच्छे से दोबारा समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ढील की अवधि की गणना कैसे करनी है, कैसे हमें निकालना है, ये आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।